हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के कर सकते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कर सकते हैं कि यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम तो कर सकते हैं कि पास करना एक अलग बात है, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कारक ज़रूरी है या उसे आवश्यक घटक भी कहा जाता है, ठीक है? तो उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपका प्रश्न बनेगा, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक या कारक, इसी को कच्चे सामग्री भी कहा जाता है, सामग्री, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है? अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा हरा पौधा अपना भोजन बना रहा है, तो जिसकी सहायता से वो भोजन बनाएगा, तो वो उसका कच्चा सामग्री कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर में खाना पकाते हैं, ठीक है? तो खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए कच्चा सामग्री लगता है, जैसे हो गया दाल, चावल, पानी, है ना? आग, ये सब हमारे लिए क्या है? कच्चे सामग्री है, और इसकी सहायता से हम अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो उसी तरीके से पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, ये बात हमें पहले से मालूम है। तो उसमें कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं कि ज़रूरी है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसे कई नामों से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण को उसे घटक भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के कारक भी कह सकते हैं, या उसे कच्चे सामग्री के रूप में कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक घटक है? 4 है। देखिए, आवश्यक का मतलब क्या है? जो ज़रूरी है, ठीक है? जिससे वो काम हो सकता है। अगर वो नहीं रहेगा तो शायद वो काम नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसे आवश्यक या तो फिर ज़रूरी कहा जाता है। तो आपको याद रखना, पहला कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर निकल कर के आएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक घटक है? तो 4। ये कितने कच्चे सामग्री है? 4। या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ज़रूरी है, वो कितने चीज़ों की ज़रूरी है? तो 4, ये याद रखना। अब चारों का नाम याद रखना पहले। पहला तो आपको हरित लवक है, दूसरा आप जल का, तीसरा CO2, चौथा सूर्य प्रकाश, ठीक है? जैसे कैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं, पानी चाहिए नहीं, उसके लिए कर सकते हैं कि आग चाहिए, फिर चावल चाहिए, है ना? फिर बर्तन चाहिए, तब जाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? खाना। उसी तरीके से यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 आवश्यक कारक है, जिसमें पहला हरित लवक, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सूर्य का प्रकाश। ये चारों कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलता है। जिसमें देखिए, हरित लवक जो है वो पौधों की कहाँ होता है? पत्तियों में। तो ये बात यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। जल ये कहाँ से लेता है? तो भूमि से। तो ये भी एक हो गया। भूमि से लेगा, और किसके द्वारा? तो जड़ के द्वारा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। CO2 ये कहाँ से लेगा? वायुमंडल से। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा कि पौधा CO2 कहाँ से ग्रहण करता है? वायुमंडल से, ठीक है? क्योंकि वायुमंडल में ही CO2 उपस्थित रहता है, क्योंकि हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वो कहाँ जाता है? वायुमंडल में। तो इस तरह से याद रखेंगे। सूर्य का प्रकाश ये कहाँ से लेता है? सूर्य से। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आता है कि हरित लवक कहाँ? पत्तियों में। जल कहाँ से? भूमि, यानी जड़ के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और किसके द्वारा? तो रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा लेता है? रंध्र के द्वारा। सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य से ग्रहण करता है, जो कर सकते हैं कि हरित नमक जो है उसे ग्रहण करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सब्जेक्टिव के साथ अपना ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करिए, क्योंकि 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा क्या है? रोल है, ठीक है? तो इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए,
इसमें ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरित लवक है, इसका क्या महत्व है या एक आवश्यक कारक के रूप में कैसे? फिर पूछा जाएगा जल, CO2, फिर पूछा जाएगा आपको सूर्य का प्रकाश। तो हम लोग एक-एक करके सबको देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक कैसे आवश्यक कारक के रूप में है। तो आप तो ऐसा ही समझ सकते हैं। देखिए, समझना ज़रूरी होता है, डायरेक्ट आपको रखना है। जब आपको पहले ही बता दिया गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 आवश्यक घटक है, पहले ही तो आवश्यक बता देगा, मतलब आवश्यक मतलब ज़रूरी। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चारों आवश्यक कारक हैं। आपको जैसे ही पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हरित लवक एक आवश्यक कारक है, कैसे? तो कैसे मतलब आपको बताना है। लेकिन आपको ये बात तो सीख गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हरित लवक जो है एक आवश्यक है। तो आइए चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? सीखिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो हरित लवक है, ठीक है, आवश्यक घटक है कैसे, ठीक है? देखिए, हम लोग एक बात पहले ही जान लिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हरित लवक जो है एक आवश्यक घटक के रूप में है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए। अब ये कैसे है तो देखिए, एक बहुत अच्छा बात कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हरित लवक एक आवश्यक घटक है, और हरित लवक के कारण ही पौधे का रंग जो होता है, यानी जो पत्तियाँ होती हैं, उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन आपको एक सीखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे पौधा हैं, ठीक है? खास करके समुद्री घास के बारे में बात किया गया है कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसे घास-नुमा पौधा है, जिसका रंग कह सकते हैं कि लाल है, या कह सकते हैं कि पीला है, और उसके बाद भी इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। अब सोचिए कि अगर केवल हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो समुद्री घास है, जिसका रंग लाल है, पीला है, ठीक है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता। इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधा का कह सकते हैं कि हरा होना ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, जबकि क्या महत्व रखता है कि वो हरा हरा हो या ना हो, पीला ही है, लाल ही है। लेकिन अगर उसमें क्लोरोफिल है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हरित कवक जो है ये क्या करता है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ से सीखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो हरित कवक है एक आवश्यक घटक है, ठीक है? पौधे का रंग हरा होना इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, जितना कह सकते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना ये ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधा हैं या समुद्री घास है जिसका रंग लाल और पीला है, लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। इस बात से ये पता चलता है कि पौधे का रंग महत्व नहीं रखती है, बल्कि महत्व रखता है क्लोरोफिल, ठीक है? ये ध्यान रखें। और देखिए, क्लोरोफिल के बारे में क्या कहा गया कि क्लोरोफिल ही वो अणु है, ठीक है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, करता है, ठीक है? तो इसलिए देखिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको कहा गया प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा गया। प्रकाश संश्लेषण की क्या इकाई कहा गया। अब इसको देखिए आपको ध्यान रखना है। एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई का मतलब क्या है, पहला, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण के 4 घटक है, लेकिन उसमें पहला घटक के रूप में कौन है आपका, हरित लवक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो इससे ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं, तो उस हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं, हरित लवक को। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 आवश्यक घटक है। उसमें पहला आपका हरित लवक ही वैसा अणु है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या करता है, शुरू करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, शुरू करता है मतलब कोई भी काम जो शुरू होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पहला, यानी शुरुआत जो होता है तो पहले है, फर्स्ट है। तो इससे हम लोग दिमाग लगा के रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं, इकाई कहा गया हरित लवक को। तो ध्यान रखेंगे।
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कितने आवश्यक घटक है? 4। कितना याद रखना है? 4। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि कितने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, आवश्यक कारक या कच्चे सामग्री कितने हैं? तो 4 है, जिसमें चारों का नाम याद रखना है। हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज का प्रकाश। अब चारों के कह सकते हैं कि ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे कौन क्या पाया जाता है। तो हरित लवक जो है कि पौधे की पत्तियों में, पौधों की कहाँ पत्तियों में, ठीक है। उसके बाद जो है कि जल, जल पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? भूमि से। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। फिर कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधा कहाँ से प्राप्त कर रहा है? वायुमंडल से, ठीक है। पत्तियों में छोटी छोटी जो रंध्र होता है वहां से। या कह सकते हैं कि पुराने जो वृक्ष होता है उसकी जो तना वगैरह होता है तो उसमें भी कह सकते हैं कि उसकी कोशिकाओं के अंदर रिक्त स्थान होता है तो वहां से भी वो ग्रहण कर लेता है, जिसको वात रंध्र कहा जाता है। फिर जड़ों के अंदर मूल रोम होता है, वहां से भी कह सकते हैं ग्रहण करता है। तो पौधा कई जगहों से कह सकते हैं कि वो ग्रहण करता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो पत्तियों में जो छोटी छोटी छिद्र होता है जिसे रंध्र कहा जाता है या उसी को स्टोमाटा कहते हैं, तो वहीं से कह सकते हैं कि ये ग्रहण करता है। फिर आप देखिए सूरज का प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त कर रहा है, तो ये काफी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल करके आता है और साथ में जो सब्जेक्टिव बनेगा उसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से फिर हम लोग जो आज जो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं, तो यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को है ना थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे, इसको रिव्यू करिएगा। यानी रिव्यू का मतलब होता है कि आप इसको फिर से दोबारा सोचिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कितने आवश्यक घटक है, ठीक है, और कौन सा घटक कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक का क्या महत्व है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक का एक बड़ा महत्व होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू करता है और ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कह सकते हैं कि पहला अणु है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, शुरुआत करता है, ठीक है। प्लस कर सकते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। इस प्रकार से आपको सोचना है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बड़ा महत्व रखता है। फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे कि इसमें जल का क्या महत्व है और कैसे महत्व है। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका क्या महत्व है। फिर उसके बाद देखेंगे सूर्य का प्रकाश का पौधे में क्या महत्व है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि घर में हमारे पास चावल है, लेकिन अगर बर्तन न रहे तो खाना पकाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, उसका भी महत्व है। अगर कह सकते हैं कि चूल्हा नहीं है, मतलब गैस नहीं है, जैसे देखते हैं आजकल गैस का काफी ज्यादा किल्लत हो गया, लोगों को काफी समस्याएं हो रहा है शहर में, क्या करते हैं देखते हैं खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं। सूरज का प्रकाश का कितना महत्व है ये पता चल जा रहा है। फिर कह सकते हैं कि आप यानी जो भी कह सकते हैं कि हमारे खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है तो उसका महत्व होता है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फिर कह सकते हैं वीडियो को रोकते हैं, अभी छोटी छोटी वीडियो आपको मिल रहा है, फिर आपको डिटेल में जो है कि जब कह सकते हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, तो फिर आपको लाइव कह सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में और सिंपल तरीका से आपको सीखने में मदद करेंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, या कह सकते हैं कि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपनी राय जो है कि कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम उसे सुधार सकें। तब तक के लिए जय हिंद।